इंडियन फॉरेन पॉलिसी के 4 पिलर हैं। पॉलिटिकल में कोई भी देश चाहेगा कि उसकी सॉवरेनिटी हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब साउथ ईस्ट एशिया में जैसा म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ, तो वहाँ भी एक इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के व्यू में, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन इस टाइप से सेट है कि उसकी तीनों डायरेक्शन में ओशन है। ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में। हेलो, आई एम शुभम शर्मा, दिस इज सोशो मंत्रा टीम। हम आपके लिए लाए हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी बेसिक्स। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बेसिक्स पर आज डिस्कस करेंगे। इससे आपका एक आईआर को लेके होलिस्टिक व्यू डेवलप होगा। फिर हम आगे देखते हैं। हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन देता है हमें सारे आईआर के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन पीएससी का जो आईआर का सिलेबस है उसका फाउंडेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसे पढ़े बिना हम आईआर पे पकड़ नहीं बना सकते। जब हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बेसिक्स को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ने का हमारा तरीका बदल जाता है। उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं जो कि हम बिना इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बेसिक्स को पढ़े बिना उन्हें कवर नहीं कर सकते। जैसे हम कोई भी करंट अफेयर कंपाइलेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए फॉरेन पॉलिसी के बेसिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यूपीएससी के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर और थीम को जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक चीज़ निकल के आती है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर पकड़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ के हम एक जर्नलिस्टिक व्यू तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी थ्योरेटिकल कनेक्टिविटी क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, ये समझ में नहीं आता। तो इसके लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बेसिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें ये अंडरस्टैंडिंग बनाता है इंडिया का पूरे दुनिया में क्या रोल है। अगर एक बार हमने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिटेल में पढ़ लिया तो लगभग लगभग हमारे आईआर के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। और जैसे ही हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक बार कवर होगा, फिर हम सिलेबस को डायरेक्टली हिट करना चालू कर देंगे। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी क्या है। फॉरेन पॉलिसी इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज adopted by a country to protect, promote its national interest in international relation। हर एक कंट्री के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी और कुछ प्रिंसिपल बनाने पड़ते हैं। उन प्रिंसिपल और स्ट्रेटजी के माध्यम से हम सारी दुनिया से कनेक्ट कर पाते हैं, अपने रिलेशन बना पाते हैं, अपने इंटरेस्ट को पूरा कर पाते हैं। और तो हम इन्हीं प्रिंसिपल और स्ट्रेटजी पे आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, अब हम पर्टिकुलर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। लगभग लगभग सारी कंट्रियों के यही ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और उसी वे में हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन, इंडिया की हिस्टोरिकल व्यू को देखते हुए थोड़े बहुत प्रिंसिपल अलग सेट होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के 4 पिलर हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में कोई भी देश चाहेगा कि उसकी सॉवरेनिटी हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो। अब ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है, इसी टाइप के कीवर्ड्स को हम आगे वाले लेक्चर्स में आके डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक पिलर में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं। सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के व्यू में, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन इस टाइप से सेट है कि उसकी तीनों डायरेक्शन में ओशन है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, तो दूसरी तरफ अरेबियन सी है। इस सारे रीजन को हम इंडियन ओशन बोलते हैं, और उसमें एक्सटेंडेड वर्जन है हमारा इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। ग्लोबल पिलर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से इंडिया ग्लोबल पीस के लिए काम करता है, क्लाइमेट एक्शन के लिए काम करता है, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए काम करता है। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म मींस यूएन में रिफॉर्म, डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म अभी हम बेसिक डिस्कस करेंगे इसका,
लेकिन जब हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, तो उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। यूएनएससी में रिफॉर्म किस टाइप से होना चाहिए, अलग-अलग कंट्रीज़ के क्या व्यू हैं यूएनएससी में रिफॉर्म को लेके। नेक्स्ट, किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। नेशनल इंटरेस्ट इज प्रायोरिटी थीम इन फॉरेन पॉलिसी। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो परमानेंट रहते हैं, एक टाइम के साथ बदलते रहते हैं, तो उन्हें हम डायनामिक बोलते हैं। तो डायनामिक इंटरेस्ट में हम देखते हैं जैसे सप्लाई चेन। तो आज हमारी ज़रूरत है सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाइड करने की। क्रिटिकल मिनरल की जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके सोर्स को डाइवर्सिफाइड, बिकॉज ऑफ डिजिटल एरा, एआई एंड साइबर सिक्योरिटी सारी दुनिया के लिए काफ़ी क्रिटिकल और सेंसिटिव इशू बने हुए हैं। नेक्स्ट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कुछ की टर्म्स होते हैं। अगर हम इन की टर्म्स पर एक बार अपनी पकड़ बना लेते हैं, तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना और हम किसी भी न्यूज़ या करंट अफेयर को एक सरसरी नज़र में देख सकते हैं, जिससे न्यूज़पेपर रीडिंग की थोड़ी टाइमिंग भी कम होती है। रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। करंट अफेयर कंपाइलेशन उसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। करंट अफेयर कंपाइलेशन को हमें पढ़ना चाहिए जब हम न्यूज़पेपर को भी डेली देख रहे हैं। करंट अफेयर कंपाइलेशन हमें एक कंसोलिडेटेड करके सारे टॉपिक दे देता है, तो उसे भी देख लेना चाहिए, पर न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इन्हीं कीवर्ड्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होता है? स्ट्रेटजी मीन्स हम जिस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसी प्रकार फॉरेन पॉलिसी में कोई भी कंट्री अपनी स्ट्रेटजी बनाती है अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। तो उन नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हमें कुछ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तो उन डिसीजन को लेने में हम सॉवरेन हैं, हम फ्री हैं, हम किसी के प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेने वाले। जैसे अभी करंट में यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं रशिया पे, तो रशिया से कोई भी देश इम्पोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम फिर भी इम्पोर्ट कर रहे हैं ऑयल, बिकॉज हमें सस्ते दामों पर मिल रहा है, तो हम तो इम्पोर्ट करेंगे वहाँ से, सीधी सी बात है। लेकिन हमें यूएस के साथ भी अपनी साझेदारी बना के रखनी है, क्योंकि यूएस भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएन के कार्ड्स जैसे एक्ट बने हुए हैं, जो कि सारी दुनिया के सैंक्शन को व्यू करते हैं। अगर कोई देश रसिया से कुछ इम्पोर्ट करता है, तो फिर ये कार्ड्सा एक्ट उस कंट्री पे एक्टिव हो जाता है और यूएस उन्हें अपनी ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। यूएस उस कंट्री से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनका जो भी ट्रेड है उन्हें बंद कर देता है। तो इन सारी चीज़ों के भी बावजूद भी हम रसिया से ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाता है। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग आईआर। अब हम देखेंगे नॉन अलाइनमेंट। हमारा इंडिया नॉन अलाइनमेंट से आज मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आ चुका है। तो ये नॉन अलाइनमेंट क्या होता है? जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, तो हमने एक पॉलिसी अपनाई थी, क्योंकि उस समय देश की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम वर्ल्ड अफेयर में हिस्सा नहीं ले सकते थे, क्योंकि किसी भी गुट में शामिल होना मतलब हम अपनी इंटरनल इशू पे ध्यान नहीं दे पाते। तो पहले हमें इंटरनली मजबूत होना पड़ेगा। तो फिर हमने अपना इंटरनली मजबूत होने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेहरू जी ने इस पर काफ़ी फोकस किया, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पर काफ़ी फोकस किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम किसी भी गुट में, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 2 गुट बन गए थे, एक यूएस ब्लॉक, एक यूएसएसआर ब्लॉक। इन ब्लॉक में कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था। तो इस टाइप की कंडीशन में हम किसी भी एक ग्रुप में जाते, तो हमें वर्ल्ड अफेयर में ना चाह के भी हिस्सा लेना पड़ता। लेकिन आज कंडीशन बदली हुई है, तो हमने नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ अपना रुख चेंज किया है। बेसिकली मल्टी अलाइनमेंट नॉन नॉन अलाइनमेंट का अपोजिट नहीं है। अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, हम इसकी सिचुएशन को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि नॉन अलाइनमेंट ही मल्टी अलाइनमेंट का बेसिक है। जैसे नेम में हिस्सेदार कंट्री कौन थी? जो उस समय इंडिपेंडेंट हुई थी। उनके इंटरनल इश्यूज बहुत थे, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी। तब उन्होंने डिसीजन लिया था कि हमें किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना है, ना यूएस में, ना यूएसएसआर में।
तो ये जो ग्लोबल साउथ हम इस पे देख पा रहे हैं मैप पे, तो ये जो कंट्रीज़ हैं ग्लोबल साउथ, इनमें से लगभग सारी कंट्रियाँ ने नेम में हिस्सेदारी की थी। अब कंडीशन चेंज हो चुकी है। दुनिया में ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है, तो हम अब मल्टी अलाइनमेंट की तरफ रुख कर चुके हैं। हम मतलब सारा ग्लोबल साउथ। तो हम देख सकते हैं ब्रिक्स का फॉर्म हुआ, ये एक मल्टीलैटरल ग्रुप है। सार्क एक मल्टीलैटरल ग्रुप है। बिम्स्टेक एक मल्टीलैटरल ग्रुप है। तो अपने इशू को सॉल्व करने के लिए इन ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ ने अपना एक मल्टीलैटरल प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मल्टी अलाइनमेंट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर मीन्स दुनिया में केवल एक ही पोल है पावर का। ये कंडीशन बनी थी जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था 90s में। फिर एक ही ग्रेट पावर बची, वो बचा यूएस। तो ये वो दौर था जब दुनिया यूनिपोलर हो चुकी थी। तो यूनिपोलर मीन्स पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही पावर है। एक ही पावर है जिसके अकॉर्डिंग रूल बनते हैं, जिसके अकॉर्डिंग दुनिया चलती है। उसका कोई अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्री और डिफेंस में काफ़ी डेवलप्ड है। दुनिया में इसको कोई टक्कर देने वाला नहीं है। बाइपोलर, बाइपोलर जैसे अभी हमने नेम के बारे में चर्चा की थी। तो नेम में हम क्यों गए? क्योंकि दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 पार्ट में बढ़ चुकी थी, यूएसएसआर और यूएस। तो उस समय दुनिया के 2 पोल थे, यूएस और यूएसएसआर। ये 2 पोल डिसाइड करते थे कि दुनिया में क्या होगा। कुछ कंट्रीज़ इस ब्लॉक में शामिल थी, कुछ कंट्री इस ब्लॉक में शामिल थी। दुनिया जब बाइपोलर होती है तो काफ़ी इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, आर्म्स की रेस लगी रहती है। आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, अपनी-अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए होड़ लगी रहती है। एक कॉम्पिटिशन रहता है। तो बाइपोलर वर्ल्ड भी काफ़ी अनस्टेबल है। यूनिपोलर में काफ़ी स्टेबल है, लेकिन इसमें अदर कंट्री की कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं बचती है। वो अपनी सॉवरेनिटी को लूज़ कर जाते हैं। तो दोनों कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है। अब हम मल्टीपोलर पे बात करते हैं। अब मल्टीपोलर में क्या होता है, पावर के बहुत सारे सेंटर हो जाते हैं, जैसे यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया। पावर के बहुत सारे सेंटर हो गए, तो दुनिया मल्टीपोलर हो गई। मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी अपने-अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए भी एक कॉम्पिटिशन बना रहता है। तो ये कॉम्पिटिशन मल्टीपोलर वर्ल्ड को भी एक डिटरेंस के कारण आर्म्स रेस की ओर ले जाता है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड भी काफ़ी अनस्टेबल है। लेकिन इंडिया फिर भी मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि इंडिया का जो प्लेस है, इंडिया जो अपनी पावर प्रेजेंस दिखा सकती है, इंडिया इंडिया भी एक पोल बन सकता है, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में ही बन सकता है। तो मल्टीपोलर मीन्स पावर के बहुत सारे सेंटर हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, अभी वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मीन्स एक दुनिया को व्यवस्था देना, एक सिस्टम देना, उस सिस्टम के हिसाब से दुनिया को चलाना। तो सारी दुनिया को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जैसे अपना यूएन हो गया। बहुत सारे रूल बनाता है ये दुनिया को सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए। हाँ, इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारे इशू को टैकल नहीं कर पा रहा है। तो यूएन में रिफॉर्म की चर्चा हम आगे करेंगे ही। नेक्स्ट, अब इसके कुछ एग्जांपल देखो। इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की तरफ कैसे आया? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस टाइप से डाइवर्सिफाइड है? दुनिया में 2 राइवलरीज़ के होते हुए भी
हम दोनों जो राइवलरी हैं आपस में, उनसे इंडिया कैसे अपने रिलेशन बनाए रखता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इंडिया क्वाड में यूएस के साथ है, तो वहीं ब्रिक्स में चाइना के साथ है। इंडिया डब्ल्यूटीओ में चाइना के साथ है, लेकिन बाउंड्री इशू हो, इंडो पैसिफिक हो, उसमें चाइना के अपोजिट है। इंडो पैसिफिक इशू पे इंडिया हमेशा यूएस का अलाय है, क्योंकि यूएस को पता है कि इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन में इंडिया ही चाइना को काउंटर कर सकता है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि पोर्ट इंफ्रा इन ईरान हम डेवलप कर रहे हैं। ईरान में हम ये पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, वहीं हम इसराइल, जो कि यूएस का बहुत ही क्लोज एलाय है, उससे हम वेपन इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑयल और डिफेंस पे हम वहीं रसिया की तरफ रुख करते हैं, और यूएस से हमारा ट्रेड भी चलता है, उस ट्रेड में इंडिया सरप्लस भी रहता है। तो इस टाइप की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, जो कि दो राइवलरीज के होते हुए भी उनसे अपना रिलेशन बनाए रखती है। ये काफ़ी इंडिया की एक ये इंडिया की काफ़ी डिप्लोमेटिक जीत है। ये सब डिप्लोमेसी से ही हो पाता है। अब ये डिप्लोमेसी क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ा कि नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए फॉरेन पॉलिसी में कुछ सेट प्रिंसिपल होते हैं। अब इन प्रिंसिपल को ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए हमारे कुछ टूल्स होते हैं। इन्हीं टूल्स को डिप्लोमेसी बोला जाता है। डिप्लोमेसी में केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे हमारे एम्बेसडर, हाई कमिश्नर ही शामिल नहीं होते। हमारा डायस्पोरा, इंडिया का डायस्पोरा जो वेस्ट में है, मिडिल ईस्ट में है, ये एक तरह से इनफॉर्मल एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं। डिप्लोमेसी की बहुत सारी डायमेंशन होती हैं। डिप्लोमेसी का मतलब केवल यही नहीं है कि अपने डिप्लोमेट्स, गवर्नमेंट डिप्लोमेट्स ही उसमें शामिल नहीं होते। ये देखिए, मैप में देखते हैं हम, ये ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, और ये चाबहार पोर्ट है ईरान में। ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है अपने सीपीईसी पॉलिसी के थ्रू। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा है ग्वादर पोर्ट, और इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट को डेवलप करना चालू किया, और चाबहार पोर्ट हमारी पहुंच बनाता है सेंट्रल एशिया तक, इसीलिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं, जैसे यूएस और ईरान का जो वॉर छिड़ा हुआ है, उसकी वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट अभी रुका पड़ा है। इस प्रोजेक्ट को हम अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इशू है। हमारे ऐसे बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब साउथ ईस्ट एशिया में, जैसा म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ, तो वहाँ भी एक इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, हमारा जो कनेक्टिविटी प्रोग्राम म्यांमार के थ्रू जा रहे हैं, वो भी रुके पड़े हुए हैं, और टाइम टू टाइम जो फंडिंग होती है वो भी नहीं पहुंच पाती। तो ये हमारा काफ़ी डिप्लोमेटिक बैकलॉग है, बिकॉज ऑफ ये इंडिया की वजह से नहीं है, बाहरी टेंशन की वजह से, एक्सटर्नल टेंशन की वजह से है। इस एरिया में ईरान यूएस का वॉर है, तो हमारे इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट पड़ रहा है। म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ है, तो उसकी वजह से इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हालांकि उसके कुछ सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, पर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या है? जैसे हमारा नीबर है चाइना। अब चाइना के साथ बैलेंस ऑफ पावर में आने के लिए हमें अपने आप को इकोनॉमिकली और डिफेंस के अकॉर्डिंग मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम खुद ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो किसी का अलाय बनना पड़ेगा। लेकिन अलाय बनने में प्रॉब्लम ये है कि वो अलाय कब साथ छोड़ दे, तो फिर ये प्रॉब्लम तो बनी रहती है। लेकिन इंडिया जैसा हमारा महान देश कोशिश यही करता है कि जितना भी डेवलपमेंट हो सकता है वो खुद करे। जैसे एक टाइम पे ग्रेन इंपोर्ट के लिए हमारी यूएस पे डिपेंडेंसी थी, लेकिन हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमने आज अपने फूड प्रोग्राम को पूरे इंडिया के लिए, अपने
फूड इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी को कम किया। तो ये दिखाता है बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है, चाइना नेबर है, तो उस कंडीशन में बैलेंस ऑफ पावर हमें चाइना के साथ करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा हमें पता है कि चाइना से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, बॉर्डर का इशू बना रहता है। और जैसे अभी गालवान वैली में जो 2020 में इंडिया और चाइना मिलिट्री में जो क्लैश हुआ था, तो उससे एक तरह से चाइना का विजन था कि वो गालवान में घुस के वहाँ के कुछ एरिया पे कब्जा कर सके। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, कुछ आगे तक आया था वो, लेकिन कुछ हमारे एग्रीमेंट हुए, तो उससे कंडीशन अभी स्टेबल बनी हुई है।